हेलो दोस्तों, एज यू ऑल नो माय नेम इज सत्येंद्र यादव और आ चुके हैं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स वाले चाचा। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइबर ऑप्टिक्स के टॉपिक्स। टॉपिक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जैसे आपको लोगों को बताया था कि मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्टेंस एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर। ये 99% कन्फर्म है कि AKTU के एग्जाम में फिजिक्स में ये आने वाला है। इसके साथ एक क्वेश्चन भी लगा होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल एक्चुअल में क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर एक्चुअल में क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। तो देखो, एक्सेप्टेंस एंगल पहले क्या होता है। एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल होता है जिसपे हम किसी लाइट रे को या किसी सिग्नल को किसी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटर कराते हैं और वो प्रोपोगेट कर सके उसमें। ऐसा नहीं कि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट मारा और वो दूसरे सिरे से कहीं क्या नाम है ऊपर से ही निकल गया क्लैडिंग के रास्ते से। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या एंड तक पहुंचा ही नहीं तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस एंगल बेसिकली वो एंगल है जिसके द्वारा हम उसको उसी एंगल पे अगर इंसिडेंट कराएं तो लाइट एक सिरे से अगर एंटर कर रही है दूसरे सिरे से एज डिजीज निकल सके। ठीक है, यही होती है एक्सेप्टेंस एंगल। मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस एंगल का। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, इट इज अ मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस। इट इज द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द fiber axis at which the light ray can propagate in the optical fiber by total internal reflection। ठीक है, अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, आप 12th में पढ़ भी चुके हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आ जाओ पढ़ते हैं कि अगर कोई ये मीडियम नीचे कोई एक दूसरा मीडियम पड़ा हुआ है और ये एक इधर का मीडियम है। ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या। मान लो कि इस लाइट इसको मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट कराया, ठीक है, और हो क्या, ये वाली जो ये जो मीडियम है नीचे वाला, ये जो हो ना, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी विरल 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 का मतलब ये ज्यादा डेंस है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और ये उससे कम डेंसिटी है उसकी, कह सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लाइट को अंदर प्रोपोगेट कराएंगे तो होगा क्या, या लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान देना। अगर ये मेरा नॉर्मल है तो जो ये लाइट रे है वो क्या करेगी, ये जहां से इसको जाना चाहिए था वहां से ना जा करके वो थोड़ी सी इस नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या कारण होता है, ये सब पढ़ने के लिए बारीकी से आप 12th की जो मैं वीडियो डालूंगा आप उसमें देख सकते हो। बहुत सारे टर्म होते हैं, क्यों भागता है, कैसे भागता है, वो सब सारी चीज़ें अगर पढ़नी है तो 12th की वीडियो में आप किसी मैं वीडियो को मेंशन कर दूंगा, इसके अंदर क्या करते हैं उसको मैं पिन कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, यूट्यूब की ज़्यादा आदत नहीं है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भागेगा, दूर भागेगा इस नॉर्मल से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं और मैंने बढ़ाया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा कहीं और भाग जाएगा इधर से। मैं बेसिकली जैसे जैसे इसको इधर भगाता जाऊंगा वो वैसे वैसे इधर खिसकता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैं लाइट को इंसिडेंट कराऊं और ये लाइट रे इस मीडियम में न जा करके इस मीडियम के पैरेलल, या सॉरी जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल हो जाए, बिल्कुल इसी के साथ भागने लगे। इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी एंगल अगर ज्यादा करें तो होगा क्या, लाइट रे जिस मीडियम में इंसिडेंट की गई होगी उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। इसी दुर्घटना या घटना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली होगा क्या, इसमें भी देखो क्या है, ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिनमें बीच वाले को या अंदर वाले को कोर कहते हैं और बाहर वाले को क्लैडिंग कहते हैं। इतना समझ लेना।
ये चीजें दो चीज, दो चार पॉइंट लिखने भी होते हैं आपको। आता है कि प्रोपोगेशन के रूल समझा दो कि कब प्रोपोगेशन होगा लाइट रे का। तो उसके लिए भी यही जो बताने वाला हूँ वही जिम्मेदारी होगी, सारा वही कुछ लिखना है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया ना कि लाइट रे को जिसमें से एंटर कराया जा रहा है, जिस जहां से इंसिडेंट कराया जा रहा है, उसकी डेंसिटी इसके से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर इसकी मैं बात करूं तो अगर ऑप्टिकल फाइबर में कोर का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू क्लैडिंग। अब डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं, तो इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होगा इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कोर से कम होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल आपने सीख लिया कि क्या होना चाहिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल देखो, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल, या कह सकते हो कि यहां पे जो देखो अल्फा सी बन रहा है, वो एंगल किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी लाइट क्या होगी, उसी मीडियम में वापस लौट करके आएगी। ये चीजें समझ में आई? अभी मैं इसको फिर से समझाऊंगा एक बार। ठीक है, ये चीजें थी, दो रूल थे मतलब जरूरी जानने वाले, तो वो आप जान लो। पहला मैंने बताया कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पे जो एंगल है अल्फा सी, वो क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब पहले इस फिगर को समझते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि कभी भी जब हम लाइट के एंगल को कहीं भी मेजर करते हैं तो वो किसी एक्सिस या नॉर्मल से ही मेजर करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इट इज द मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एक्सिस। ये वो मैक्सिमम एंगल होना चाहिए कहां से? फाइबर के एक्सिस से, जिस पर लाइट रे इंटर करे इसके अंदर। किसके अंदर? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। एंड कैन प्रोपोगेट, मतलब इस यहां से यहां गया, फिर टकराया, फिर और एक सिरे से इंटर करा तो दूसरे सिरे से निकल जाए, इसी को बोलेंगे प्रोपोगेशन। समझ लो बेसिकली। ठीक है, तो यही था हमारा, इसमें यही फिगर में था। अब देखो इसको मैंने एक्सेप्टेंस एंगल को बोल दिया थीटा ए मींस एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे देखो ये क्या होता है, थीटा सी बोलेगा ना आपसे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा तो आपसे क्या कहेगा कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल कहां? एट द सरफेस ऑफ कोर एंड एयर, या इसको अगर मान लो आपको कोई और मीडियम बोल दे तो इसका मीडियम का वो नाम बताएगा। ठीक है, कोर और क्लैडिंग नहीं बोलेगा। जब आपसे कहे कि फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, तब आप क्या करोगे? इस वाले एंगल को फाइंड करोगे। समझ में आया? बस यही समझना था। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होगा। एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में आप जान चुके हो भैया, आप न्यूमेरिकल अपर्चर की बात नहीं कर रहे हो, करेंगे आगे, इसको सॉल्व करने के बाद करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो डेरिवेशन करने के लिए ना, लाइट को अगर समझा जाए सही से, और उसके क्या नाम है, लाइट को चलने के लिए समझना हो, तो सबसे बड़ा योगदान उसमें स्नेल्स का है। स्नेल चाचा आप पढ़ करके आए होंगे। स्नेल क्या कहते थे? स्नेल कहते थे कि अगर एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट कर रही हो, तो इन दोनों मीडियम का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा साइन आई और साइन आर के रेशियो के। मतलब जिस मीडियम में जा रहा है, ठीक है, जिस मीडियम में जा रहा है वो मीडियम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या कहते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे हम नहीं पढ़ते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि n2/n1 = sin i/r।
साइन आई जिस पर हम इंसिडेंट कराएंगे और जिससे वो बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं साइन आर या आर बोलते हैं। ठीक है, यही चीजें थी, इतना आप समझ चुके हैं। बस स्नेल के नियम लगाते जाएंगे और इसको सॉल्व करके रख देंगे। तो बिना टाइम खराब खोटी कम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखो डेरिवेशन के नियम। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट बन रहे हैं, 3 या कह सकते हैं 2 ही पॉइंट बन रहे हैं। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो हम क्या करेंगे ना, इसको बी इसको सी मान लेते हैं। एक बार स्नेल का नियम यहाँ लगाएंगे, एक बार स्नेल्स लॉ यहाँ लगाएंगे, काम सॉल्व। देखते हो पहले तो क्या नाम, स्नेल्स लॉ एट कहाँ पर, एट एयर कोर इंटरफेस, एयर कोर इंटरफेस। ठीक है, इतना मैं लिख नहीं रहा, इंटरफेस आप समझ लेना। बस अब क्या लगाएंगे, तो देखो इसको मैंने बोला था N1, इसको बोला था मैंने N0। इसमें इसको मान लो कि ये कोई मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N0 है। बाद में हम एयर लेकर के काम चलाएंगे, वो चीजें अलग हैं। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि N0, तो जिससे जहां जा रहा है, तो स्नेल का नियम हमने क्या पढ़ा है कि 0 किस में जा रहा है, n में जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो 0n1 इज इक्वल टू द साइन आई, जिस एंगल से इंटर कर रहा है। तो किस एंगल से, थीटा ए से। तो साइन थीटा ए अपॉन किस में इंटर कर रहा है, थीटा सी में। तो इसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा सी। यहां से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका सुनो, जो लास्ट में होगा उसको पहले लिखेंगे, जो पहले होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, n1 अपॉन n0 इज इक्वल टू द साइन थीटा ए अपॉन साइन थीटा सी। तो ये बेसिकली साइन थीटा ए हमको निकालना था। तो साइन थीटा ए इज इक्वल टू द n1 अपॉन n0 साइन थीटा सी। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमको साइन थीटा सी नहीं पता है, तो अगर मैं साइन थीटा सी किसी तरीके से कैलकुलेट कर लूं किसी टर्म में, तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो करते हैं कैलकुलेट, देखते हैं कैसे होगा। देखो जरा इसके पास आओ। अब यहाँ पे एक रूल लग सकता है, यहाँ भी लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा देखना, स्नेल्स लॉ, अगेन वही चीज, एट कहाँ पे लगा रहे हैं, कोर क्लैडिंग, किस पे, कोर क्लैडिंग इंटरफेस। ठीक है, उस पे लगा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, देखो कहां से कहां जा रहा है, 1 से जा रहा है 2 में। तो क्या लिखेंगे, 1 and 2 इज इक्वल टू द, किस एंगल से जा रहा है, साइन थीटा सी से, सॉरी साइन अल्फा सी से, साइन अल्फा सी। अब साइन अल्फा सी से अगर जा रहा है, कि मतलब हमने कहा है कि साइन अल्फा सी जो है ना वो क्रिटिकल एंगल है। क्या बताया था मैंने, क्रिटिकल एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल पे प्रोपोगेशन जब होता है, तो अभी मैंने समझाया था कि क्रिटिकल एंगल पे जो लाइट रे होती है वो सरफेस के साथ ही चली जाती है। तो मान लो अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से मिल गया मुझे साइन अल्फा सी इज इक्वल टू द, इसको फिर लिखने का तरीका सिमिलरली होगा, n2 अपॉन n1, इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, ये चीज है। अब देखो अल्फा सी को अगर मैं किसी तरीके से निकाल लूं ना तो मजा आ जाए। अब देखो ये जो है ना एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, कुछ छेड़खानी करते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी क्या कर सकते हैं, देखो जो अल्फा सी होगा वो कितना होगा, ट्रायंगल में टोटल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं अल्फा सी प्लस थीटा सी प्लस 90 कितना होना चाहिए, 180। और अगर मैं इसको सही से सॉल्व करूं, अल्फा सी निकालूं, तो क्या मिलना चाहिए,
90 माइनस थीटा सी, थीटा ऑफ सी, ये है। या कह सकते हैं इसको मुझे थीटा सी की टर्म में लाना है ना, तो थीटा सी के टर्म में निकालते हैं। थीटा सी इज इक्वल टू द अल्फा सी, 90 माइनस अल्फा सी, ये टर्म बनेगा। दोनों तरफ आप साइन ले लो, क्योंकि मुझे साइन के टर्म में निकालना था, तो साइन ले लो, टेकिंग साइन बोथ साइड। तो क्या होगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू द साइन 90 माइनस थीटा की क्या होता है, कॉस थीटा। इसको इसलिए मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ अल्फा सी, ठीक है। अल्फा ऑफ सी को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, अच्छा लगे ताकि समझ में आए, ठीक है। बेसिकली ये देखो मिल गया साइन थीटा सी। लेकिन मुझे कॉस के टर्म में निकालना होता तो मैं क्यों ऐसा करता। अभी मुझे ना n2 और n1 के टर्म में निकालना है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बस दिए जाते हैं और उसी से आपको न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और तमाम चीज़ें जो निकालनी होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं उसको साइन थीटा सी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना चाहूँगा। तो कैसे आएगा, अभी मैंने देखा कि साइन अल्फा सी इज इक्वल टू क्या है, n2 अपॉन n1, और कॉस अल्फा सी की मुझे अगर वैल्यू रखनी हो तो मुझे एक फॉर्मूला आता है, जरा ये नोट कर लो दोनों। तो इसको मैं मिटाता हूँ, छोटा सा ये क्या है, कुछ है ही, ठीक है, नोट कर लेना आप लोग। देखो जरा, चूंकि एक फॉर्मूला होता है बड़ा प्यारा सा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, या कह सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू द अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहां पे सी लगा दूं तो यहां भी सी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि cos थीटा सी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस अंडर रूट सी। तो क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहां से मेरा साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू द क्या मिलेगा मेरा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, ये मिला। वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा, क्या होगा जरा ध्यान देना। इसकी वैल्यू अगर मैं रखूंगा, यहाँ पे अल्फा सी है यार, क्या मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉस अल्फा सी की जगह पर यही ना रखूंगा, तो वैल्यू अंदर क्या होगी, अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन की जगह पर n2 अपॉन n1 था, तो साइन स्क्वायर की जगह पर क्या बन जाएगा, n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू द n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर, मैं इसको बना लेता हूं थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट को जरा आपने नोट करा होगा तो देखा होगा कि इक्वेशन फर्स्ट क्या है। हमारा इक्वेशन फर्स्ट था कि साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू द, सुबह के 3 बज गए हैं ना तो थोड़ा नींद लग रहा है इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही है। तो साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा कि n नॉट अपॉन n1, n1 अपॉन n नॉट था ना, क्या था यार, हाँ n नॉट अपॉन नहीं n1 अपॉन n नॉट था। आप लोग जरा देख लेना, होगा n1 अपॉन n नॉट, ठीक है, n1 अपॉन n नॉट इंटू हमारा क्या था साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की जगह पर इसकी वैल्यू रख दो तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर अपॉन n1, n1 से n1 कैंसिल, तो साइन ऑफ थीटा ए इज इक्वल टू द 1 अपॉन n नॉट अंडर रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। देखो ये हो गया मेरा एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला। क्या इसी तरीके से यहीं छोड़ देंगे, नहीं, देखो देखो देखो, मुझे एंगल बताना है, साइन के साथ उसका रेशियो नहीं बताना, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां से निकाल लूंगा। तो यहां से मुझे मिलेगा क्या, थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू द साइन इनवर्स 1 अपॉन n नॉट अंडर रूट के अंदर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला निकल करके आ चुका है। यही होता है एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला। देखो अब कह देगा ना कि अगर बोले आपको एयर,
जिस मीडियम से जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जहाँ पे सिग्नल को प्रोपोगेट कराया जा रहा है, बाहर का मीडियम अगर एयर हो, एयर के लिए एन नॉट की वैल्यू 1 होती है। और जब अगर एयर के लिए बात की जाए, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर एयर एन नॉट इज इक्वल टू द 1, तब क्या होगा, थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू द साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। यही होता है एक्सेप्टेंस एंगल का फॉर्मूला, ठीक है, एयर के लिए। तो ये क्या, मैं ये भी याद रखना पड़ेगा? नहीं, ये नहीं याद रखना, बस यही वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बाकी ये सब तो निकाल सकते हो आप खुद से। ये समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली हम पढ़ने जाते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ टोटल, बस उसको फिगर को छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना अच्छे से पहले वाले वीडियो में जा करके। देखो समझोगे ना तभी आने वाला है समझ का। अब देखो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। अब देखो इसको लिखने के दो तरीके होते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर को। एक डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इट इज न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू, इसको साइन से एन ए से निकालते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है वो एन नॉट, सॉरी n1, एन नॉट, ठीक है, एन नॉट साइन ऑफ थीटा ए के इक्वल होता है। यानी कि बाहर का जो मीडियम होगा ना वो साइन थीटा ए के मल्टीपल के इक्वल होगा। एक तो इस तरीके से बस लिख दिया जाता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल टू द एन नॉट इंटू साइन थीटा ए, ये लिख दोगे आपका ये भी काम चल जाएगा। लेकिन बेसिक ये है क्या, इसको जरा समझते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर, न्यूमेरिकल अपर्चर जो है ना ये कैपेसिटी बता रहा है किसकी, उस ऑप्टिकल फाइबर की, कि वो कितने रे को अपने अंदर समाहित कर सकता है, कितने अंदर ले जा सकता है। या कह सकते हो देखो न्यूमेरिकल अपर्चर इज द गेदर्ड कैपेसिटी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये ऑप्टिकल फाइबर की वो गैदरिंग कैपेसिटी है जो रे को गेदर करेगी, एक जगह इकट्ठा करेगी। जैसे अगर ये मेरा हाथ है, अब मेरे हाथ में मैं मैक्सिमम कितने रे को पकड़ सकता हूं, यही इसका मेरे हाथ का न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। समझ में आया? तो न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली यही होता है। तो क्या लिख सकते हो, न्यूमेरिकल अपर्चर इज द गेदरिंग कैपेसिटी ऑफ गेदरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। समझ आ गया? तो अब देखो एन ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा, एन नॉट साइन थीटा ए। तो यहां से मुझे पता है कि एन नॉट इंटू साइन थीटा ए क्या होता है। साइन थीटा ए अभी मैंने निकाला कि 1 अपॉन एन नॉट अंडर रूट के अंदर n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल, एन ए इज इक्वल टू द अंडर रूट n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। बस आ गया न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला। आसान है, देख सकते हो, बहुत ही आसान होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। आज की वीडियो बस इतनी ही बड़ी होने वाली है। बाकी अगर इसमें देखो अगर 2-3 टर्म समझने हो कि इसका यूज क्यों किया जाता है, तो बेसिकली इसमें सिग्नल को प्रोपोगेट कराने के लिए, लाइट रे से उसका कुछ मतलब नहीं है कि एक लाइट रे को लिया अंदर मारा, क्या करोगी ऐसा काम करके। बेसिकली यूज क्या होता है, देखो ये मान लो ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर इस समय आपके घर पे बिछ रही होगी, बहुत जगहों पे पहले से ही बिछ चुकी होगी, ठीक है। तो क्या होता क्या उसमें, आप सिग्नल को रिसीव करते हुए आप क्या है, कंज्यूमर हो, और एक कंपनी कोई है जो कि इन सिग्नल को भेज रही है। अब भेजने के लिए बहुत सारे मीडियम है, टावर लगते हैं, टावर के मीडियम से। लेकिन देखो ना कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं ना जिनको अगर टावर के मीडियम से भेजा जाए तो बड़ा ही नुकसान होगा, जैसे वाईफाई वगैरह। सारे लोग उसको गैदर करेंगे उस चीज़ों को लगवा करके, लेकिन इसमें जो होती है सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो एक ऑप्टिकल फाइबर का आप यूज भी लिख सकते हो कि इसमें सिक्योरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब होगा क्या,
एक लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे, इन सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से, जब इन फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उनकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी जिनकी कम होगी बताओ वो कितनी दूर चल पाएंगे। इसलिए हम लाइट रे को लेते हैं और इसको उस पर एज अ सवारी के रूप में बिठा देते हैं, और क्या करेंगे, इसको एक जगह से दूसरे जगह के तक भेजेंगे। बस बेसिकली यही होने वाला है, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराया गया, वैसे इंसिडेंट कराया गया, ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी कल अब हम पढ़ेंगे इस पे 2-3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ हम कल शायद एटेन्यूएशन वगैरह जो होता है, पावर लॉस जो होता है, अभी मैंने बताया कि इसमें पावर, शुरू में मैंने बताया था कि इसमें पावर लॉस नहीं होता, वैसे ही मैंने कंडीशन में बता दिया। लेकिन आप जानोगे कि भाई एटेन्यूएशन क्या है, पावर लॉस किस टाइप के पावर लॉस होते हैं, कैसे सिग्नल्स इसमें ख़राब भी हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हम बेसिकली आगे वाली अपनी वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज बड़ी नींद लग रही है मुझे भी, आप भी लोग इतना पढ़ करके सो जाओ। बाय बाय, गुड नाइट।